हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट स्टडी में। तो आज के इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं माइक्रोब इन ह्यूमन वॉलफेयर, जो कि एनसीईआरटी 12th क्लास की एनसीईआरटी का ये चैप्टर है जिसका नाम है माइक्रोब इन ह्यूमन वॉलफेयर। यानी कि माइक्रोब के ह्यूमन लाइफ में क्या क्या वॉलफेयर होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं माइक्रोब्स के। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का नाम है। तो इससे पहले जो हम लोगों ने वीडियो कवर की थी, उस पे कुछ लोगों का कमेंट आया कि ये वीडियो अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रही है, तो मैंने नई पीपीटी डाउनलोड करके उससे मैं आपको बता रही हूँ, उससे आपको समझाऊंगी, पढ़ाऊंगी। तो उस वाली वीडियो से अगर आपको चीज़ें ना समझ में आई हो तो आप इस वाली वीडियो पे आ जाइए और इससे समझ लेना। तो जैसे वो वाली वीडियो थी उसमें कुछ एमसीक्यूज़ कराए गए थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चंस तो आसानी से दिख रहे हैं, तो आप उनको ध्यान देना थोड़ा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर जिन लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी और आई बटन में भी उसका लिंक दे दूँगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसी का सेकंड पार्ट मान के आप इसको पढ़ लेना। अगर दोनों वीडियो कवर करोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है माइक्रोब इन ह्यूमन वॉलफेयर, जिसमें क्या बोला गया है कि ह्यूमन वॉलफेयर यानी कि मनुष्य के फ़ायदे बताए गए हैं माइक्रोब्स से क्या होते हैं। ठीक है, माइक्रोब क्या होता है पहले तो यही आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं और क्या दिया गया है। ये देखिए टॉपिक दिया गया है जिसमें कि हम लोगों ने कुछ चीज़ों को डिस्कस किया है। तो पढ़ते हैं क्या क्या दिया गया है इसमें। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है माइक्रोब इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। यानी कि जो घर में चीज़ें पाई जाती हैं तो उसमें उन प्रोडक्ट में माइक्रोब का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बिल्कुल सही बात है। अब कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, तो माइक्रोब इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का मतलब जैसे कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि हम लोग एक जगह से दूसरे जगह में भेजते हैं और जो कि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। ठीक, तो उनको माइक्रोब्स कहते हैं। जैसे हम लोग ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड बना के एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है उसका, तो ये हो गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। जैसे कि अब वो विस्की, रम, ये सारे पेय पदार्थ यानी कि ड्रिंक्स बनाए जाते हैं, वो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आते हैं। तो ये भी हो गया माइक्रोब इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ठीक है, तो सेकंड वाला ये हो गया। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या दिया गया है, माइक्रोब इन सीवेज ट्रीटमेंट। माइक्रोब का सीवेज ट्रीटमेंट में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट का मतलब होता है जैसे कि जब हम लोग स्टूल पास करते हैं तो जैसे जितना भी मल होता है, एक तरीके से गंदगी होती है, जितने नालों नाली में गंदगी पाई जाती है, जैसे छोटी नाली से बड़ी नालों में जाती है, उसके बाद नदियों में छोड़ दी जाती है, यही सारा सीवेज यानी कि गंदा पानी, इसी को सीवेज ट्रीटमेंट कहते हैं। तो इसमें भी माइक्रोब्स का बहुत बड़ा यूज़ होता है। जैसे कि बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बने हुए हैं बहुत शहरों में, जिससे कि जितने भी शहरों की गंदगी होती है, नालों का पानी होता है, ये सारा अच्छे से क्लीन करके नदियों में छोड़ा जाता है। ऐसे डायरेक्ट नहीं छोड़ा जाता, वरना ये जो नदियाँ हैं वो और ज़्यादा बेकार हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया सीवेज प्लांट क्या होता है, ये भी आपको क्लियर हो गया। माइक्रोब इन बायोगैस प्रोडक्शन, माइक्रोब का बायोगैस प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। बायोगैस प्रोडक्शन तो आप जानते ही होंगे कि जैसे कि हम लोगों के घरों में जो गैस की सप्लाई होती है, कई शहरों में तो नहीं होती है, सिलेंडर का यूज़ होता है, लेकिन कुछ बड़े बड़े शहरों में बायोगैस मतलब गैस की सप्लाई होती है पाइपिंग के थ्रू। ठीक है, घरों में गैस पाइप के थ्रू आती है, फिर सेट करके तब बाद में गैस लगाई जाती है, उसको ऑन करके आप खाना बना सकते हो। ठीक है, तो पाइपिंग के थ्रू जैसे वाट पानी की पाइपिंग होती है। ठीक है, पानी की पाइपिंग होती है तो घरों में पानी आता है, उसी टाइप से गैस की भी पाइपिंग होती है, जो कि खाना बनाने वाली गैस, तो वो घरों में आ जाते हैं। ठीक है, सप्लाई कर दी जाती है सबकी बिल्डिंगों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में घरों में सप्लाई कर दी जाती है और घरों तक पहुंचती है। ठीक है, तो वो हो जाएगा बायोगैस प्रोडक्शन। ठीक, उसका भी, उसमें भी माइक्रोब्स का बहुत बड़ा हाथ है, वो मैं आगे बताऊंगी कि कैसे है। ठीक है, अब 5 पॉइंट देखिए, मतलब ये बताया जा रहा है माइक्रोब्स का किन किन चीज़ों में है। तो माइक्रोब का पूरी हम लोगों के डेली लाइफ में इसका बहुत बड़ा रोल होता है माइक्रोब्स का। ठीक है, तो अब देखिए 5 पॉइंट कह रहा है माइक्रोब एज बायो कंट्रोल एजेंट। माइक्रोब्स बायो कंट्रोल एजेंट में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं आगे बताऊंगी क्या होता है बायो कंट्रोल एजेंट। 6 पॉइंट कह रहा है माइक्रोब एज बायो फर्टिलाइज़र। माइक्रोब बायो फर्टिलाइज़र का मतलब होता है कि जैसे कि खेत वेत होते हैं, तो खेतों में जब हम लोग फर्टिलाइज़र डालते हैं यानी कि खाद डालते हैं पेड़ को अच्छा ग्रो करने के लिए, उसको कहते हैं बायो फर्टिलाइज़र। वो जो हम लोग अपने घरों में बनाते हैं, जैसे कुछ लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि
गाय भैंस का जो गोबर होता है उसको अपने खेतों में डालते हैं ताकि मिट्टी की उर्वरक शक्ति यानी कि फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए, ठीक है। तो ये माइक्रोब्स, ये देखिए घर में बनाई हुई खाद है और घर के जानवरों से बनाई हुई खाद है, और इसको आप लोग खेतों में डालते हैं ताकि अच्छी फसल हो जाए, ठीक है। तो माइक्रोब का बायो फर्टिलाइज़र के रूप में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो 6 पॉइंट ये हो गया, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है। तो देखते हैं नीचे, माइक्रोब देखिए इसमें दिखाए गए हैं कुछ माइक्रोब रॉड शेप के होते हैं। ये देखिए एनसीईआरटी की ये इमेज है। बैक्टीरिया रॉड शेप होते हैं। तो बैक्टीरिया हुआ, फंजाई हुआ, माइक और क्या बोलते हैं उसको, प्रोटोजोआ हुआ, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, ये सब माइक्रोब्स के अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये देखिए बैक्टीरिया रॉड शेप, ये रॉड शेप अगर आपको इमेज दे दी जाए और पूछ लिया जाए कौन सा बैक्टीरिया, तो याद रखना ये रॉड शेप बैक्टीरिया। और ये देखिए स्पाइरल टाइप का दे दिया, गोल गोल दिया गया है, यानी कि बैक्टीरिया स्पेरिकल होता है, ठीक। तो ये दे दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट ये वाला क्या है। तो ये दिया गया है इस वाले का, देखिए इसको कहते हैं फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया, ठीक है। रॉड शेप फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया, फ्लैजिला मतलब ये जो लंबे लंबे इसमें निकले हुए इसी को फ्लैजिला बोलते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया को आगे मूवमेंट के लिए कन्वर्ट करता, मूवमेंट के लिए ज़्यादातर इसको प्रेरित करता है, हिंदी में बोल दूँ, मूवमेंट के लिए इसको फोर्स करता है। और देख लीजिए इसको, इस हिस्से को क्या कहते हैं, इसको रॉड शेप बैक्टीरिया कहते हैं, और ये जो निकले हुए हैं फिलामेंट लाइक, इसको फ्लैजिला कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शन करके दे दिया जाए, ए और बी दे दिया जाए, पूछ लिया जाए ये क्या है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं ये सारे बैक्टीरिया के आपको नाम पता होने चाहिए, इमेज दे के कभी भी पूछ सकते हैं। तो अब देखते हैं क्या दिया गया है। ये देखिए ये वाला जो फर्स्ट नंबर पे दिया गया है, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है किस हर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में, चाहे बायोलॉजी पूछी जा रही है वहाँ पे ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये पूछ मतलब ए बी सी डी दे देंगे, हेड की जगह जैसे ए दे दिया, फिर यहाँ पे बी दे देंगे, फिर सी दे देंगे, फिर यहाँ पे प्लेट दे देंगे, और फिर ये डी दे देंगे, पूछ देंगे कि सही ऑप्शन क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसको कहते हैं हेड ए को, और ये बी दिया गया, ये कॉलर कहते हैं इसको, इस हिस्से को कॉलर कहते हैं। और ये जो ये हिस्सा है इसको कहते हैं टेल। और ये प्लेट हो गया, ये पिंस, ये जो नीचे चार निकले हुए हैं इनको पिंस कहते हैं। और ये जो इसके खड़े होने के लिए इसको प्रॉन्ग्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई इसकी इसकी पूरी, हम लोगों ने वो कर दिया, इसको नाम दे दिया, और यही आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट और क्या दिया गया है। एडिनो वायरस, ये पूछ लिया जाएगा, शेप दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कौन सा वायरस है, तो एडिनो वायरस है और इसका काम क्या है, कॉज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यही मतलब रेस्पिरेशन के इन्फेक्शन फैलाता है, मतलब कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाके अटैक अटैक कर देता है ताकि वो ख़राब हो जाए, ठीक है। तो आपकी इम्यूनिटी वैसे भी डाउन हो जाती है, डायरेक्ट सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो ये किसकी वजह से होता है, एडिनो वायरस की वजह से। अब देखिए ये थर्ड नंबर क्या है, रॉड शेप टोबैको मोजाइक वायरस। देखिए टोबैको मोजाइक वायरस होता है, वो दो टाइप का होता है, एक हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, वो थोड़ा अलग टाइप का होता है। ये देखिए रॉड शेप है, तो ये शेप रख दिया जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा, ऑप्शन ए बी सी डी दे दिए जाएंगे, उसी में आपको 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको पता होगा कि ये रॉड शेप टोबैको मोजाइक वायरस है, तो आप उस पर टिक कर देना, ठीक है। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या दिया गया है इसमें, ये पूरा, ये देखिए कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, ये देखिए जितनी इमेज मैं दिखा रही हूँ सारी एनसीईआरटी की इमेजेस हैं, तो बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी तो वैसे भी हर जगह इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्ज़ाम ले लो। तो ये देखिए क्या दिखाया गया इसमें, कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन पेट्रीडिस, पेट्रीडिस को के बैक्टीरिया को की कॉलोनी को यहाँ पे ग्रो कर दिया गया, ठीक है। कल्चर प्लेट में ग्रो किया गया है किसकी, पेट्रीडिस की बैक्टीरिया को। तो अब देखिए सेकंड क्या दिया गया है, सेकंड है फंगल कॉलोनी ग्रोइंग विद पेट्रीडिस, यानी कि फंगल कॉलोनी को यहाँ पे ग्रो किया गया है, ठीक। पेट्रीडिस की फंगल कॉलोनी को, ये देखिए ये आपको दिखा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे इमेज रख के पूछ लिया जाएगा, कुछ नहीं दिया जाएगा, बस सिंपल सा क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी से। ये आपको इमेज दे दी जाएगी, 4 ऑप्शन बना दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में कहीं ये ऑप्शन होगा तो या फिर कहीं ये ऑप्शन होगा, ये पूछा जाएगा तो ये भी हो सकता है दोनों दे दिए जाएँ। तो आपको करेक्ट पता होगा तो आप उस पर टिक कर देंगे, ठीक। इसलिए मैं हर चीज़ बता रही हूँ एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए
ये जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट मैंने आपको अभी ऊपर समझाया था, माइक्रोब इन हाउस होल्ड, घर में पाए जाने वाले माइक्रोब कैसे कौन कौन से प्रोडक्ट, देखिए दही जो हम लोग जमा के खाते हैं तो उसमें भी माइक्रोब्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। अगर माइक्रोब नहीं होंगे तो दही नहीं जमेगा, ठीक है। और ये ह्यूमन वॉलफेयर यानी कि मनुष्य के अच्छे कामों के लिए लाभदायक होते हैं, मतलब मनुष्य की अच्छाई के लिए, क्योंकि बहुत से वायरस बैक्टीरिया होते हैं जो कि अभी कोरोना वायरस आया तो वो ह्यूमन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, हेल्दी नहीं था, ठीक है। और ये जैसे माइक्रोब्स होते हैं तो जिससे हम लोग दही बना लेते हैं और दही को खाते हैं तो ये बेनिफिशियल होते हैं ह्यूमन के लिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या दिया गया है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं इसमें, देखिए दिया गया है। तो ये देखिए लैक्टोबैसिलस एंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो ये देखिए LAB का फुल फॉर्म क्या होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये किस चीज़ में होता है, ये मिल्क में पाया जाता है, कार्ड में पाया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए पॉइंट लिखा है, इट कन्वर्ट मिल्क टू कार्ड, दूध को दही में कन्वर्ट करने में प्रोड्यूसिंग एसिड द कोगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। ये जो इसको जमा देता है, कुल मिला के क्वेश्चन ये पॉइंट जो है कह रहा है कि मिल्क को जो कर्ड में कन्वर्ट कर देता है वो होता है लैक्टोबैसिलस एसिड, ठीक है। यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं आपको और लैक्टोबैसिलस भी बोल सकते हैं। तो ये जो होता है ये कोगुलेट कर देता है, जमा देता है, ठीक, दूध को दही में। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं कि फ्रेश मिल्क कैन बी कन्वर्ट टू कार्ड बाय एडिंग सम कार्ड कंटेनिंग LAB। यानी कि फ्रेश मिल्क को कार्ड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, फ्रेश मिल्क को यानी कि दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए उसमें थोड़ा सा सब्सटेंस कार्ड का यानी कि दही का थोड़ा सा सब्सटेंस लेके मिल्क में ऐड कर देते हैं तो दही बन जाता है। और इसमें पूछा गया है तो दही में कौन सी विटामिन पाई जाती है, यानी कि विटामिन B12 पाई जाती है, देखिए हाईलाइट किया है मैंने विटामिन B12, ठीक है। और ये थर्ड पॉइंट है, इन स्टमक LAB हेल्प टू चेक पैथोजन। स्टमक में अगर आप डेली दही खाते हैं एक कटोरी तो आपका स्टमक का डाइजेशन बिल्कुल ठीक रहेगा। और ये लैक्टोबैसिलस एसिड हेल्प टू चेक पैथोजन, पैथोजन को चेक करने में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है कि आपके स्टमक में पैथोजन तो नहीं है। पैथोजन कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं, ये भी एक जैसे वायरस बैक्टीरिया होता है ऐसे ही पैथोजन भी होता है, ठीक है। तो ये बताया गया है LAB हेल्प करता है पैथोजन को चेक करने में, ठीक, आपके स्टमक में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट इसमें देखिए दिए गए हैं, ये देखिए कितने सारे प्रोडक्ट होते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट माइक्रोब के थ्रू। जो आप लोग इडली खाते हो, इडली डोसा, जो डोसा बनता है डोसे का डो पहले से तैयार किया जाता है एक दिन पहले से, तब बाद में जाके उतना क्रिस्पी डोसा बन पाता है। देखिए इसमें दिखाया गया डोसा दिखाया गया। और ये देखिए जो केक बनता है, केक का भी पेस्ट माइक्रोब्स के थ्रू ही तैयार किया जाता है, बिना माइक्रोब ऐड किए केक तैयार नहीं हो सकता, ठीक है। बेकर ईस्ट, बेकिंग पाउडर जो आप लोग मिक्स करते हो केक बनाने में। और ये देखिए जैसे मैदा गूंद के ब्रेड बनाई जाती है, और ये देखिए साइड में ये ब्रेड जो आपको दिखाई जा रही है, ये सारी ब्रेड को अभी ओवन में रख के इसको तैयार किया जाता है। इन सब चीज़ों में माइक्रोब का यूज़ होता है, माइक्रोब बिना ये सारी चीज़ें अधूरी है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है, बैक्टीरिया फर्मेंट एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि बैक्टीरिया जो होता है फर्मेंटेशन के दौरान क्या करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। इन डो इज़ यूज द मेक फूड सच एज डोसा इडली, यानी कि डोसा इडली को बनाने में या उसके डो को बनाने में, आटे को बनाने में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, किसका, माइक्रोब्स का। पफ्ड अप द अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2, यानी कि जब ये आटा जैसे हम लोगों ने लगा के रख दिया, उस पर कुछ बेकर ईस्ट जैसे केक बनाया तो केक को बना के रख दिया, वो अपने आप कुछ देर में देखना फूल जाएगा। तो फूलने के बाद क्या होता है, ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरिया डो के अंदर जाने के बाद उससे CO2 प्रोड्यूस करते हैं ताकि आटा फूल जाता है, तभी वो बिल्कुल फूल जाता है, ठीक है। आटा मतलब काफ़ी मोटा हो जाएगा और अंदर से बिल्कुल फूल जाएगा, स्पॉन्जी हो जाएगा एक तरीके से कहना चाहें तो, ठीक। तो ये हो जाता है, तो इसमें क्यों हो जाता है ये पूछा जाएगा तो वो माइक्रोब्स के थ्रू होता है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हम लोग ऐड करते हैं जिसमें कि माइक्रोब्स होते हैं, तो वो ऐड करके हम इन सब चीज़ों को, जैसे बेकर ईस्ट हो गया, जैसे केक बनाया जाता है बेकर ईस्ट होता है, कुछ बेकिंग पाउडर होता है, बिना बेकिंग पाउडर के आप केक बना नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये सारी चीज़ों में माइक्रोब्स ऐड होते हैं तभी जाके आपकी चीज़ें इतनी अच्छी बन पाती है, ठीक है।
अब देखते हैं और क्या दिया गया है। देखिए ब्रेड बनाई गई है, ब्रेड में कौन सा बैक्टीरिया या क्या क्या पाया जाता है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, ठीक। देखना ध्यान से, बेकर ईस्ट होता है जो, तो वो कौन सी, उसके मतलब फंजाई का नाम क्या होता है, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी कह लो आप। फंजाई जो होती है बेकर ईस्ट, सैक्रोमाइस्टिस सेरीवेसी फंजाई होती है, जो कि बेकर ईस्ट की मतलब बेकर ईस्ट का प्रोडक्शन होता है। तो आप बेकर ईस्ट पूछेंगे कौन सी फंजाई से बनता है, तो आप लोगों को ये बताना पड़ेगा सैक्रोमाइस्टिस सेरीवेसी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लेना, ठीक है। तो ये बहुत पूछा ही जाएगा, ये मान लीजिए इसमें यही क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट यूज मेक ब्रेड बाय फर्मेंटेड डो, यानी कि डो को फर्मेंट करके ब्रेड बनाई जाती है। डो को फर्मेंट करके उसमें ऐड किया जाएगा, फिर आटा गूंद गूंद के फुला दिया जाएगा, थोड़ा फूल जाएगा रखे रखे, ठीक है। फिर उसको ओवन में रख देते हैं और आपकी ब्रेड बन के तैयार हो जाती है, ठीक। तो ये आपका पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, एमसीक्यू में बिल्कुल आने के चांसेस हैं। अब देखिए ये उसमें दिखाया गया है, टुडे एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, मतलब बहुत पुरानी ड्रिंक है। ये देखिए आपको सेकंड नंबर पे ये टुडे दिखा दी गई। और फर्मेंटेड बम्बू शूट्स, ये भी बहुत खाए जाते हैं अलग अलग देशों में, यहाँ इंडिया में तो इतना ज़्यादा इसका कल्चर नहीं है। और फर्मेंटेड फिश भी बहुत ज़्यादा चाइनीज़ लोग पसंद करते हैं। और फर्मेंटेड सोयाबीन, तो ये सारी फर्मेंट करके बनाई जाती है। फर्मेंट का मतलब किसी भी माइक्रोब की ज़रूरत बिल्कुल पड़ने वाली है। फर्मेंट का मतलब ये होता है बिना फर्मेंटेशन, बिना माइक्रोब के कोई भी फर्मेंटेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें बताया गया, टुडे इज़ अ मेड बाय फर्मेंटेड सेप फ्रॉम पाम, सेप और पाम से फर्मेंट की जाती है। टुडे ट्रेडिशनल ड्रिंक है, यानी कि बहुत पुराना पेय पदार्थ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछ लिया जाए किस चीज़ से बनाया जाता है, किस चीज़ से फर्मेंट किया जाता है। टुडे, टुडे एक मतलब ड्रिंक है, पीने वाली नशीला पदार्थ है, कुल मिला के बोल सकते हैं नशीला पदार्थ है। तो सेप और पाम से इसको फर्मेंट किया जाता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आने के चांसेस हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, माइक्रोब आर यूज टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन, बॉम्बू सूट्स, जितनी चीज़ें मैंने आपको ऊपर दिखाई, ठीक है, ये सारी खाने वाली चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें माइक्रोब से फर्मेंट करके बनाई जाती है। चाइना में ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान में रखना। चाइना में ये बहुत ज़्यादा फर्मेंटेड फिश, सोयाबीन, बॉम्बू सूट्स, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर मानी जाती हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर डिश में भी आती हैं, ठीक है। इंडिया में इसका इतना कल्चर नहीं है, लेकिन बाहरी देशों में है। तो और देखते हैं स्विस चीज़ और रैकोफोर्ड चीज़ क्या होती है। चीज़ तो आप जानते ही होंगे, मक्खन, ठीक है। तो ये रैकोफोर्ड चीज़ और स्विस चीज़, तो स्विस चीज़ हैज़ लार्ज होल, यानी कि स्विस चीज़ होती है उसमें बड़े बड़े होल्स पाए जाते हैं। और क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा CO2 प्रोड्यूस करती है। क्यों CO2 प्रोड्यूस करती है, क्योंकि इसमें एक पेप ये देखिए प्रोपिनोबैक्टीरियम सारमानी नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है स्विस चीज़ में, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाएगा स्विस चीज़ में कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो आपको बताना पड़ेगा ये पेपिनोबैक्टीरियम सारमानी, ये एमसीक्यू बन सकता है। मैं आपको एमसीक्यूज भी करा दूंगी अलग से, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है रैकोफोर्ड चीज़ के बारे में। तो रैकोफोर्ड चीज़ क्या है देखते हैं। रैकोफोर्ड चीज़ इज अराइव्ड बाय ग्रोइंग अ फंगस, ये एक फंगस के थ्रू बनाई जाती है। तो ये फंगस कौन सा है, पेनिसिलियम और रैकोफोर्टी, इसका नाम है पेनिसिलियम रैकोफोर्टी, जिससे क्या बनाया जाता है, रैकोफोर्ड चीज़, ठीक है। तो आप ये दोनों के आप बैक्टीरिया के नाम याद रखना। ये फंगस है, सेकंड वाला रैकोफोर्ड चीज़ जो होता है वो फंगस के थ्रू बनाया जाता है। और ये स्विस चीज़ होता है, ये पेपनोबैक्टीरियम सारमानी नाम के बैक्टीरिया से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये पहला वाला स्विस चीज़ है, तो ये बैक्टीरिया से बनाया जाता है और ये फंगस से बनाया जाता है, ये चीज़ आप याद रखना। तो ये कैसा होता है पेपनोबैक्टीरियम, तो ये देखिए आपको फर्स्ट नंबर इमेज में दिखा दिया गया है, जिसमें कि क्या लिखा है, पेपनोबैक्टीरियम बैक्टीरिया कैसा होता है, ये इमेज में दिखाया है, ऐसा होता है, ठीक है। और पेनिसिलियम रैकोफोर्टी कैसा होता है, तो ये इस तरीके का होता है, फिलामेंट लाइक, और इसमें देखिए स्पाइरल टाइप के शेप में लगे हुए हैं, ठीक, इमली की तरीके का होता है, ठीक। तो ये आपने इतना तो क्लियर कर दिया, यानी कि स्विस चीज़ किसको कहते हैं, स्विस चीज़ में मतलब बड़े बड़े होल्स होते हैं। और रैकोफोर्ड चीज़ किसको रैप करके बनाया जाता है, पेनिसिलियम रैकोफोर्टी को। तो ये आपको ये फंगस और बैक्टीरिया के नाम याद रखने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है, माइक्रोब इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था इंडस्ट्री में किस तरीके से माइक्रोब का यूज़ किया जाता है। तो ये देखिए आपको इतने सारे फर्मेंटर्स दिखाई दिए हैं।
तो फर्मेंटर क्या होता है ये बताते हैं आपको। तो देखिए, प्रोडक्शन ऑफ बीवरेजेस, बीवरेजेस समझते हैं क्या? बीवरेजेस यानी कि पेय पदार्थ, पेय पदार्थ यानी कि ड्रिंक करने वाली चीज़ें, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया और विस्की हो गया, रम हो गया, ब्रांडी, ये जितनी सारी चीज़ें हैं पीने वाली पेय पदार्थ, ये सारे किससे, ये सब बनाए जाते हैं माइक्रोब के थ्रू। उनको अच्छे से फर्मेंट किया जाता है पहले बड़े बड़े कंटेनर्स में। तो ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सोर्स है, यानी कि ये एक जगह से, मतलब एक शहर से दूसरे शहर में जाता है, फिर दूसरे शहर से बड़े बड़े देशों में इसको पहुंचाया जाता है। इंडिया में ये बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, कि मतलब ये जो शराब होती है, शराब बहुत ज़्यादा इंडिया को ग्रो किए हुए है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा शराब बनती है और फिर दूसरे देशों में पहुंचाई जाती है इससे, यानी कि इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा स्केल ऊपर जाता है। किससे, किसमें, रुपीज़ में, यानी कि इंडिया बहुत ज़्यादा इससे अर्न करता है, इसको दूसरे देशों में भेज के, ठीक है। तो ये देखिए, प्रोडक्शन ऑफ बीवरेजेस, बीवरेजेस का मतलब होता है पेय पदार्थ, एंटीबायोटिक एटसेट्रा ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब इन वेरी लार्ज वेसल्स फर्मेंट, मतलब ये बहुत बड़े बड़ी चीज़ में बनाई जाती है, बहुत बड़े तरीक़ों से इसको बनाया जाता है, ये कोई छोटी प्रोसेस नहीं है, और ये बहुत पुरानी, बहुत सदियों पहले से चली आ रही प्रोसेस है, ठीक। तो इसको, और फर्मेंटर मतलब पूछा गया कि किसको कहते हैं, तो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिसमें कि ये बनाई जाती है, उसी को फर्मेंटर कहते हैं, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में फर्मेंटेड बीवरेजेस कौन कौन से होते हैं। देखिए, इसमें कुछ बीवरेजेस दिए गए हैं, तो वो आपसे पूछे जाएगा किन चीज़ों के बने होते हैं, कौन से बीवरेज कौन सी चीज़ का बना होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये एनसीईआरटी से ही लिया गया है, ठीक है, कुछ बाहर का नहीं है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है, सैक्रोमाइस्टिस सेरिवेसी बीवरेज ईस्ट है। सैक्रोमाइस्टिस सेरिवेसी क्या है, बीवरेजेस ईस्ट है। इट यूज द प्रोडक्शन ऑफ बीवरेज बाय फर्मेंटिंग, ठीक है। तो ये जो माल्ट क्राइसिस, माल्ट का मतलब होता है, ये जो गेहूं होता है, गेहूं के ऊपर एक ज्वार कहते हैं, ठीक है। जौ, कुछ लोग जौ कहते हैं, कुछ लोग ज्वार कहते हैं। तो गेहूं के ऊपर जिसमें कवर चढ़ा होता है, एक तरीके से मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये रहा गेहूं आपका, तो इसके ऊपर जिसमें गेहूं में कवर चढ़ा रहेगा, वैसे ही जौ होता है, ठीक। तो जौ को एक तरीके से फर्मेंट करके बनाया जाता है, तो वो कुछ मतलब इथेनॉल टाइप के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जो कि ड्रिंक होती है। तो माल्ट क्राइसिस, फ्रूट जूस, इन सब से प्रोड्यूस होता है इथेनॉल, ठीक है। तो और ये क्या, ये देखिए, आप इसको याद रखना, सैक्रोमाइस्टिस सेरिवेसी बीवरेज ईस्ट दिया जाए, हो सकता है मैचिंग में पूछ लिया जाए, तो बीवरेज ईस्ट को किसे, सैक्रोमाइस्टिस सेरिवेसी से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि सैक्रोमाइस्टिस सेरिवेसी से ही बीवरेज ईस्ट बन के तैयार होता है। मॉल्ट और ये कैरियल्स दिया गया, फ्रूट जूस दिया गया, जिससे कि इथेनॉल बन के तैयार होता है, ठीक है। तो आप इतना क्लियर रखना। अब सेकंड पॉइंट ये देखते हैं, वाइन और बियर विदाउट डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस होती है। डिस्टिलेशन मतलब देखिए, कुछ चीज़ें डिस्टिल्ड की जाती है, कुछ चीज़ें डिस्टिल्ड नहीं की जाती हैं। तो ये देखिए क्या दी, वाइन और बियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। आपको दे देंगे ऑप्शन बना के, वाइन और बियर कैसी फर्मेंटेड है, पूछ लिया जाए डिस्टिल्ड है या फिर विदाउट डिस्टिल्ड है, तो आपको विदाउट डिस्टिल्ड पे करेक्ट करना पड़ेगा, क्या क्या, वाइन और बियर। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये विस्की, ब्रांडी, रम, गिन, अरैक, ये जितनी है ये सारी डिस्टिल्ड फर्मेंटेड है, ठीक है। ये सारी डिस्टिल्टेड हैं और ये विदाउट डिस्टिल्ड है, ठीक। इनको डिस्टिल्ड किया जाता है, इनको बिना डिस्टिल्ड किए ही काम चल जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, एंटीबायोटिक्स की बात की गई है। एंटीबायोटिक में दवाएं आ जाती हैं। तो एंटीबायोटिक आर केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय सम माइक्रोब कैन किल रिटार्डेड ग्रोथ एंड पैथोजन। मतलब ये एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो केमिकल सब्सटेंस से बनी होती हैं। ये माइक्रोब्स को किल कर देती हैं। जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर कोई माइक्रोब है जो कि बैड इफेक्ट फैला रहा है, बुरा इफेक्ट कर रहा है, आपकी बॉडी को बिल्कुल लूज़ कर रहा है, तो फिर उनको इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए या फिर इनको किल करने के लिए कह सकते हैं, कुछ केमिकल्स वाली एंटीबायोटिक्स आपकी बॉडी में दी जाती हैं, आपको दी जाती है दवा के थ्रू, जिससे कि ये सारे पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस सब बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट कह रहा है ये वाला। और सेकंड पॉइंट में देखते हैं क्या दिया गया, यूज टू ट्रीट प्लेग, हुपिंग कफ, डिफ्थीरिया, लाइप्रोसी। ये जितनी बीमारी होती है, प्लेग होती है, बहुत डेंजर बीमारी रही है, हुपिंग कफ भी, काली खांसी जिसको बोलते हैं,
और डिप्थीरिया, लाइप्रोस यानी कुष्ठ रोग, ये जितनी भी बीमारियां होती हैं इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां रही हैं पहले के दिनों में। बहुत कुछ सालों पहले इनको बहुत ज़्यादा इनका कोई इलाज नहीं था, तब जाके एंटीबायोटिक्स की खोज हुई, जिसके थ्रू ये बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ा गया और उनके लिए ट्रीट किया गया। ठीक है, सारे जितने भी लोग थे उनको इन सब बीमारियों से निकाला गया, किसके थ्रू? एंटीबायोटिक्स के थ्रू। अब ये एंटीबायोटिक्स किसने निकाल दी भाई? कौन इतना महान इंसान था जिसने एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस किया या फिर एंटीबायोटिक्स को खोज निकाला? तो देखिए अभी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो ये जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां थी इससे लड़ने के लिए कुछ नहीं था, कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि पहले औषधि चला करती थी तो वो इतना इफ़ेक्टिव थी नहीं। तो देखते हैं कौन थे जिन्होंने कि एंटीबायोटिक को खोज निकाला, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी साबित हुई। तो देखते हैं आगे के चैप्टर में। तो क्या दिया गया? माइक्रोब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ये देखिए आ गए वो शख्स जिन्होंने कि वो क्या बोलते हैं एंटीबायोटिक को खोज निकाला। तो देखिए ये जो दिखाए गए हैं, क्या नाम है इनका? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो कि बहुत बड़े और बहुत महान इनको कह सकते हैं। एक तरीके से ह्यूमंस के लिए भगवान साबित हुए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने कि अपनी डिस्कवरी करते समय ये ऐसे ही एक बैक्टीरिया था, मैं बताऊंगी, एक फंजाई पे ट्रीटमेंट कर रहे थे तो इनको अचानक से इन्होंने एक पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया, जो कि ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी साबित हुई। ठीक है, तो ये जो पेनिसिलिन नाम की फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जो कि किसने डिस्कवर की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेनिसिलिन पहली बार किसने डिस्कवर की थी? वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और ये भी पूछ सकते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर क्या किया था, कौन सी एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी? तो वो है पेनिसिलिन। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप तैयार रहिए। और पेनिसिलिन क्या थी? एक फंजाई थी। तो पेनिसिलिन कैसी फंजाई थी? ये देखिए आपको ये इमेज में दिखाया गया पेनिसिलिन फंजाई को। और इसकी जब टैबलेट्स में कन्वर्ट किया गया, इसको टैबलेट में कन्वर्ट करके बनाया गया, तो इस तरीके के थे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो किन्होंने डिस्कवर की थी? ये बीच में जो दिए गए हैं इनने डिस्कवर की थी, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और ये पहले पेनिसिलिन नोटेटम नाम की फंजाई है, उससे कि ये डिस्कवर किया गया ये मेडिसिन। ठीक है, तो ही ऑब्जर्व दैट स्ट्रेप्टोकोकाई कुड नॉट बी ग्रो अराउंड द मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम जो फंजाई थी तो इसको ग्रो करके इन्होंने बनाई थी। ये कौन से वायरस से ग्रो की थी? ये स्टेफाइलोकोकाई नाम के वायरस से इन्होंने इसको ग्रो किया था। किसको? पेनिसिलिन नोटेटम को। ग्रोइंग द अनवॉश्ड कल्चर प्लेट, ये बिना धुली कल्चर प्लेट में ये इन्होंने इसको ग्रो किया था। ही एक्सट्रैक्ट द पेनिसिलिन फ्रॉम इट। तो देखते हैं और क्या दिया गया है नीचे। तो ये जो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो अर्नेस्ट शेंड एंड हॉर्वर्ड फ्लोरे एस्टेब्लिश द फुल पोटेंशियल एंड इफेक्टिव एंटीबायोटिक। अर्नेस्ट शेंड और हैवर्ड फ्लोरे थे, इन्होंने दोनों ने मिल के इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया। इस एंटीबायोटिक को इस्टेब्लिश करने में पूरी इन लोगों ने जान लगा दी। तो इन लोगों को कुछ दिन बाद किसको किसको अर्नेस्ट शेंड और वो हॉवर्ड फ्लोरे ने, इन दोनों ने मिल के इसको बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश करवाया, यानी कि पेनिसिलिन को इस्टेब्लिश करवाया कि ये बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है। तो इस्टेब्लिश होने के बाद फ्लेमिंग, चैन एंड फ्लोरे को कुछ दिनों बाद अवार्ड मिला, नोबेल प्राइज़ यानी कि मिला 1945 को। तो ये जो 1945 दिया गया है, ये पूछा जा सकता है कि कब फ्लेमिंग, चैन एंड फ्लोरे को अवार्ड मिला, नोबेल प्राइज़ कब मिला? तो 1945 ऑप्शन में दिया होगा, तो आप करेक्ट कर सकते हैं। और ऑप्शन यही बना सकते हैं, फ्लेमिंग चैन एंड फ्लोरे जो थे मतलब साइंटिस्ट थे, इनको अवार्ड जो मिला। तो आपको पूछ लेंगे ये 1945 में नोबेल प्राइज़ किस किस को मिला? ठीक है, तो फ्लेमिंग, चैन एंड फ्लोरे, ये आप याद रखना। ये जो नाम है इनके फुल नेम भी याद रखना, हाफ नेम भी याद रखना। ठीक, तो अब केमिकल एंजाइम एंड अदर ये देख देते हैं, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो देखिए क्या दिया गया है, केमिकल एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं। तो ये आप बिल्कुल याद रखना। देखिए मैंने पहले वाले लेक्चर में भी ये चीज़ कराई थी।
और मैंने एमसीक्यूज भी दिए थे। ये देखिए इसमें पूरा चार्ट बना के दिया गया है, ऑर्गेनिक एसिड एंड एसिड प्रोड्यूसर माइक्रोब एंड इंक्लूडेड, ठीक है। तो इसमें ये आपको चार्ट दिया गया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन इससे बन जाएंगे इस चार्ट से ही, ठीक है। तो आपको पहली पहली बात तो ये जैसा चार्ट दिया गया है ऐसे ही आपको ये जैसे यहाँ रख दिया जाएगा, इसको यहाँ रख दिया जाएगा, इसको यहाँ रख दिया जाएगा, अपोजिट रख के आपको मैचिंग करने में पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कि मैचिंग करके बताओ, नीचे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे करेक्ट कौन सा है, तो मैचिंग में भी पूछ लिया जाएगा। तो ये चीज़ें आप याद रखना, और अलग अलग करके ही पूछ सकते हैं। तो देखते हैं क्या है ये जो एस्परजिलस नाइगर फंगस दिया गया है, ये देखिए फर्स्ट नंबर पे दिया गया है एस्परजिलस नाइगर। ये एक फंगस है। देखिए 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहले तो माइक्रोब का नाम याद रखना है, फिर ये कौन सा ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करता है वो याद रखना, और फिर ये है क्या, फंगस है या बैक्टीरिया। सिर्फ देखिए इसमें एक फंगस है और तीनों बैक्टीरिया है, ठीक है। तो एस्परजिलस नाइगर जो होता है एक फंगस है, आपको याद रखना है। एस्परजिलस नाइगर एक फंगस है जो कि सिट्रिक एसिड नाम का ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये जो एस्टोबैक्टर एसिडी है ये बैक्टीरिया है जो कि एस्टिक एसिड नाम का ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करता है। और जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है कि क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिक जो है वो एक बैक्टीरिया है जो कि ब्यूटायरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। कौन, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिक। अब देखिए 4 नंबर में दिया गया है लैक्टोबैसिलस, यानी कि वही एलएबी की एलएबी का बात कर रहे हैं इसमें। तो एलएबी मतलब लैक्टोबैसिलस एसिड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये भी एक बैक्टीरिया है और ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ये कार्ड और मिल्क में करता है। ये ब्यूटारिक एसिड देखिए ये सब अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आपको 3 चीज़ें याद रखी, पहले तो माइक्रोब का नाम याद रखना है। फर्स्ट माइक्रोब एस्परजिलस नाइगर, मैं फिर से बता देती हूँ आपको। एस्परजिलस नाइगर एक फंगस है जो कि सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। और एसिटोबैक्टर एसिटी जो कि एक बैक्टीरिया है वो कि एस्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। और क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिक से आप याद रख सकते हैं ब्यूटायरिक एसिड करता है, ये भी एक बैक्टीरिया है। लैक्टोबैसिलस ये भी एक बैक्टीरिया है जो कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। और ये सारी इमेजेस दी गई है, दिखने में कैसे होते हैं। 12 वाला आप देख लीजिए। एस्परजिलस नाइगर होता है वो इस तरीके का दिखता है, ये देखिए प्लांट टाइप का, फिर ये स्पाइरल शेप के इसमें लगे हुए होते हैं। और एस्टोबैक्टर होता है वो ऐसा दिखता है। और ये जो ब्यूटाइलिसियम यानी कि ब्यूटारिक एसिड की बात की गई है, ब्यूटारिक एसिड वाला बैक्टीरिया का नाम क्या है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिक। ये देखिए सी ब्यूटारिक दिया गया है, ठीक है। तो ये ऐसा दिखने में होता है, लैक्टोबैसिलस ऐसा होता है, ठीक। तो ये सारे बैक्टीरिया आपको दिखा दिए गए हैं। ये इमेज भी दिखा दी गई, आपको बता भी दिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इमेज, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट में इम्पॉर्टेंट, मतलब इस चैप्टर की जान है ये चीज़ें तो पूछी ही जाती हैं। अगर ये नहीं पूछेंगे तो क्या पूछेंगे। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई वो सारी पूछी जाती हैं इस चैप्टर में। बस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बाकी, और इसका बहुत ज़्यादा इमेज है इस चैप्टर की। क्यों, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं और कहीं बाहर से नहीं आता है। अभी तक जितने क्वेश्चंस मतलब जितने प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने देखे हैं कम से कम 8-10 साल के, उसमें कहीं भी एनसीईआरटी से बाहर इस चैप्टर से तो क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। अब देखिए देखते हैं और क्या दिया गया है। तो इसमें दिया गया केमिकल एंजाइम एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, केमिकल्स एंजाइम और अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट दिया गया है कि अल्कोहल किस चीज़ से बनता है। तो ये देखिए ईस्ट सैक्रोमाइस्टिस सेरिवेसी की बात की गई है इसमें। इज यूज द प्रोड्यूस इथेनॉल, इथेनॉल को प्रोड्यूस करने में यूज़ किया जाता है जो कि अल्कोहल भी बनाता है, ठीक है। अल्कोहल में ही इथेनॉल प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये किस बैक्टीरिया कह सकते हैं, ईस्ट कह सकते हैं, ठीक है। किस ईस्ट से होते हैं, सैक्रोमाइस्टिस सेरिवेसी नाम के ईस्ट से प्रोड्यूस होती है इथेनॉल, ठीक। तो ये ऐसा दिखने में होता है। देखिए आपको इमेज भी दिखा दी गई, तो ये क्रिस्टल फॉर्म में दिखा दिया गया, ये देखिए, और एक ये है। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट, ये देखिए वही दिखा दिया गया है आपको। अब इसमें पॉइंट्स बना दिए गए। एंजाइम देखिए, ये तो अभी हम लोगों ने कर लिया कि अल्कोहल सैक्रोमाइस्टिस सेरिवेसिस प्रोड्यूस इथेनॉल होती है, ठीक है। और एंजाइम देखिए, एंजाइम्स में कुछ एंजाइम होते हैं, लाइपेज एंजाइम होता है, यूज टू डिटर्जेंट फॉर्मुलेट, हेल्प टू रिमूव ऑयली स्टेन एंड लॉन्ड्री, यानी कि ये जो डिटर्जेंट होते हैं
डिटर्जेंट में लाइपेज मिक्स होता है, जो किस लिए यूज़ होता है, तो जैसे कि देखिए इसमें लाइपेज दे दिया गया। अब लाइपेज का यूज़ क्या होता है, वो डिटर्जेंट फार्मूले में मिक्स होता है, ठीक। अब इसका काम क्या होता है, किस चीज़ में हेल्प करते हैं, तो ये रिमूव करते हैं ऑयली स्ट्रैंड एंड लॉन्ड्रीज को, यानी कि ऑयल की चीज़ें जैसे हम लोगों के कपड़ों में लग जाती हैं, तो हम लोग डिटर्जेंट से साफ़ कर लेते हैं तो साफ़ हो जाती है, तो जैसे ऑयली चीज़ों को ये साफ़ करता है क्या, लाइपेज। लाइपेज मिक्स होता है किसमें, डिटर्जेंट में, ठीक। तो ये एंजाइम हो गया, जो लाइपेज एक एंजाइम है, ठीक। तो यही मैंने आपको ऊपर अल्कोहल में बता दिया था। अब देखते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स करके पूछ ली जाती हैं। तो देखिए ये भी दिया गया है, ये देखिए। अब ये थर्ड पॉइंट बचा, पेक्टिनेस एंड प्रोटीएज टू क्लैरिफाई बॉटल जूस, यानी कि ये जो हम लोग मैंगो का जूस पीते हैं या फिर कोई भी जूस पीते हैं, देखिए ये ऑरेंज जूस दिया, दे एप्पल जूस दिया है, ये टोमेटो जूस दिया है, जितने भी हम लोग जूस पीते हैं तो देखिए आपको उसमें बिल्कुल भी रेसेस नहीं मिलेंगे, यानी कि जो लंबे लंबे धागे के जैसे होते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल आम खाते हैं तो उसमें लंबे लंबे धागे मिलते हैं हम लोगों को, जो जैसे हम लोग नॉर्मल जूस पियेंगे तो उसमें कुछ धागे मिलेंगे, लेकिन जो बॉटल जूस आता है उसमें कभी हम लोगों को धागे जैसे देखने नहीं मिलेंगे। जैसे मैंगो जूस पियोगे तो आपको धागे नहीं देखे मिलते, तो क्यों नहीं देखने मिलते, जब जूस निकाला जाता है तो उसमें जो बॉटल जूस में जो धागे होते हैं वो हटा दिए जाते हैं, किसके थ्रू, पेक्टिनेज और प्रोटीएज नाम के एक प्रोडक्ट होता है, उसके थ्रू ये सारे रेसेस निकाल दिए जाते हैं, जिससे कि बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, जो जूस होता है बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, तब जाके बॉटल में पैक किया जाता है, ठीक। तो ये बता दिया गया, पेक्टिनेज और प्रोटीएज किस चीज़ में यूज़ होता है, क्लेरिफाई बॉटल जूस। बॉटल जूस बिल्कुल इंपॉर्टेंट, नॉर्मल जूस में जैसे नॉर्मल आपको गन्ने का जूस दिया जाएगा तो कुछ कुछ चीज़ें आपको पीते समय मिल जाएंगी, जैसे कुछ गन्ने का पार्टिकल्स ही मिल जाएंगे, तो जब इसको भर दिया जाता है बॉटल्स में तो क्या मिलाया जाता है, पेक्टिनेज और प्रोटीज मिलाया जाता है, जिससे कि वो सब चीज़ें देखने नहीं मिलती हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा ये थर्ड पॉइंट, ये जो दिया गया था। अब देखते हैं एंजाइम्स में आता है, ठीक है। पेक्टिनेज और प्रोटीज पूछा जाएगा क्या है, तो ये एंजाइम है, ठीक। सारी चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, जिससे कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अब देखते हैं, तो क्या दिया गया है, केमिकल एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो इसमें हम लोगों ने दो पॉइंट तक तो क्लियर कर लिया था। अब देखिए, स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस बाय स्ट्रेप्टोकोकस यूज्ड एज क्लॉट बस्टर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है वो किस चीज़ में यूज़ किया जाता है। तो पहले तो ये आप पता लगा लीजिए कि स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है वो किस चीज़ से प्रोड्यूस होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया से ये प्रोड्यूस होता है। तो इसका यूज़ क्या है, यूज़ इसका देख लीजिए, क्लॉट बस्टिंग करने में काम आता है, जैसे कि हार्ट की जो आर्टरी होती है, वीन होती है, ये जो देखिए, ये जो आपको दिखाई गई है रेड कलर से, तो इसी को जूम करके दिखा दिया गया। तो आर्टरी में जो जो ब्लॉकेज हो जाता है, जैसे कि ऑयल ऑयल बोल सकते हैं या फिर फैट बोल सकते हैं या कोलेस्ट्रॉल बोल सकते हैं, तीनों चीज़ें एक ही है। ऑयल, फैट या कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो ब्लड फ्लो होने में, एक जगह से दूसरी जगह ब्लड फ्लो होने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे कि हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो जो क्लॉट जमा हो जाता है, उस क्लॉट को हटाने के लिए, यानी कि रिमूव करने के लिए क्या, कौन सी दवा दी जाती है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, यानी कि जो मेडिसिन होती है स्ट्रेप्टोकाइनेज, वो दी जाती है किसको, क्लॉट को बस्ट करने के लिए, यानी कि वो जो थक्का जमा होता है उसको हटाने के लिए दी जाती है, जो कि किससे प्रोड्यूस होती है। तो प्रोडक्शन इसका करता है स्ट्रेप्टोकोकस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जो कि स्ट्रेप्टोकाइनेज दवा को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वो किस चीज़ में स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज़ होती है, मतलब यूज़ पूछ लिया जाएगा तो क्लॉट बस्टिंग में यूज़ होती है, जो कि आर्टरी के अंदर क्लॉटिंग हो जाती है उसकी वजह से, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में ये चीज़ें बहुत देखने मिलती हैं कि क्लॉट बस्ट हो गया, तो फिर ये सारी चीज़ें मायोकार्डियल इन्फेक्शन में देखने मिलती है, उसी के अंडर में आती है, यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मतलब होता है आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिखाया गया है इसमें। ये देखिए साइक्लोस्पोरिन ए, ये भी एक मेडिसन है। ये देखिए साइक्लोस्पोरिन ए, फोर्थ नंबर दिया, प्रोड्यूस बाय, किससे प्रोड्यूस होती है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस से होती है ये प्रोड्यूस। और यूज़ इसका बताया गया, यूज़ इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है, यानी कि आपके इम्यूनो सिस्टम को सप्रेस कर देती है। ये कब
सप्रेस किया जाता है इम्यूनो सिस्टम। जब जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, एक ऑर्गन को दूसरी बॉडी में लगाया जाता है, दूसरे ऑर्गन को दूसरी बॉडी में, तो ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय इम्यूनो को सप्रेस कर दिया जाता है, इम्यून सिस्टम को, ताकि बॉडी ओवर रिएक्ट ना करे और पेशेंट की डेथ ना हो जाए, इसलिए ये मेडिसिन दी जाती है साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट और इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होती है ये। और फिफ्थ नंबर की स्टैटिन दी गई, प्रोड्यूस बाय मोनास्कस परफ्यूजस दिया गया है इसमें, यानी कि ये एक ईस्ट होता है मोनास्कस परफ्यूजस, तो इससे कि स्टैटिन बनाई जाती है। तो इसका स्टैटिन का यूज़ क्या होता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है, इनिबिट द एंजाइम्स, एंजाइम्स को इनिबिट करता है, रिस्पॉन्स टू सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जब बनता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल वही बताया मैंने अभी, फैट होता है जो कि आपकी आर्टरी और वीन में बनता है, तो स्टैटिन दे दिया जाता है ताकि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ना बन पाए। कुछ लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा होता है, तो कौन सी मेडिसिन दी जाती है स्टैटिन, ये देखिए आपको फोर्थ नंबर की इमेज में दिखाई भी गई है। स्टैटिन कुछ इस टाइप की मेडिसिन होती हैं, ठीक है। और साइक्लोस्पोरिन ए ये वाली थी, ठीक है। तो ये हर तरीके के पैक्ट में अवेलेबल होती हैं, तो ऐसी टाइप की मेडिसिन होती हैं। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई, और कुछ क्लियर ना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना, तो मैं आपको फिर से समझा दूंगी। माइक्रोब इन सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट मैंने आपको अभी बताया था। सीवेज म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर होता है, यानी कि गंदा पानी होता है जो कि सबके घरों से निकलता है, वो आपके सीवर लाइन के थ्रू भी निकलता है और बाथरूम के थ्रू सीवर लाइन में जाता है, फिर वो सारा गंदा पानी इकट्ठे होके छोटे नालों में फेंका जाता है, फिर छोटे से बड़े नालों में, बड़े नालों के बाद इसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू इसको थोड़ा फ़िल्टर करते हैं, यानी कि प्योर करते हैं, उसके बाद ये नदियों में छोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है, तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स, यानी कि लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर को और माइक्रोब्स को कंटेन किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। और सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपीज जिसको कहा जाता है, एसटीपीज का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। टू मेक अ लेस पॉल्यूशन, जब से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गए तो तब से कहा गया है मतलब पॉल्यूशन थोड़ा सा कम हो गया है। इट इंक्लूडेड टू स्टेप, कौन कौन सी स्टेप होते हैं, दो स्टेप में इंक्लूड होता है, क्या क्या इंक्लूड होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दो स्टेप में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये दो स्टेप कौन सी है, पहली स्टेप है प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरी है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है। और इन दोनों को मिला के ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो देखते हैं फर्स्ट जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो कैसे होती है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में देखिए, इट इज़ अ फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स, ये पहले जो बड़े बड़े, ये देखिए यहाँ पे आपको जार टाइप का लगा दिया जाता है, ताकि जितने बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो बाहर रुक जाएं और छोटे पार्टिकल्स अंदर आ जाए, ठीक है। अंदर आने के बाद ये जो ग्रिफ्ट चैम्बर बना दिया है, तो अंदर जितने छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो सारे नीचे तली में जमा हो जाते हैं, और मतलब फ़िल्टर पानी यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। बड़े बड़े तो बाहर ही रुक गए, जैसे ये देखिए, ये आपको जाली के जैसा लगा दिया, तो बड़े पार्टिकल्स तो बाहर रुक गए, अब छोटे पार्टिकल्स जो अंदर आए तो ये यहाँ पे इकट्ठे हो गए, ठीक है। ये नीचे सारे यहाँ पे इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होने के बाद यहाँ पे जम सा गया, ठीक है। तो अब जितना पानी होगा वो सारा दूसरे टैंकर में चला जाएगा, दूसरे टैंकर में भी जितनी गंदगी होगी वो थोड़ा बहुत यहाँ जम जाएगा, उसके बाद जितना पानी होगा एक्स्ट्रा पानी वो यहाँ से निकल जाएगा। फिर निकलने के बाद किसी अच्छे मतलब इसको प्योर करके, थोड़ा सा प्योर करके फिर नालों में फेंका जाता है, डायरेक्ट फेंकने की परमिशन नहीं है। तो अब देखते हैं क्या दिया गया है, रिमूवर टू फ्लोटिंग डिब्रेज एंड सेक्वाफॉर्टी फिल्ट्रेशन, इसमें कहा गया मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों को पहले बाहर इकट्ठा कर देते हैं, फिर जैसे सॉइल और छोटी छोटी चीज़ें, सॉइल और कचरा हुआ, वो यहाँ पे जमा, देखिए ये जो यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे ग्रिफ्ट चैम्बर में जमा कर दिया जाता है, उसके बाद कुछ जो अच्छा पानी होता है उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। माइक्रोबिन सीवेज ट्रीटमेंट में देखिए सेकंड पॉइंट जो दिया गया है, सेकंड पॉइंट में देखिए, ये जो आपका है ये थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से मिलता हुआ है, पूरा नहीं, अभी हो सकता है आगे एनसीईआरटी की इमेज आए आपको। देखिए, प्राइमरी इफ्लुएंट क्या होता है, प्राइमरी इफ्लुएंट इस पास इनटू लार्ज एरेशन टैंक, लार्ज एरेशन टैंक में इसको भेजा जाता है, कंसल्टेंट एग्री, मैंने आपको बताया नहीं, तो फर्स्ट जैसे कि बड़ी बड़ी चीज़ों को रुकने के बाद जो पानी को अंदर भेजा जाता है वो होता है प्राइमरी इफ्लुएंट, ठीक है। ये आप ये देखिए, दिस अलाउ विग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब एंड फ्लॉक्स,
फ्लॉक्स क्या होता है? बैक्टीरियल एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट फ्रॉम मैस लाइक स्ट्रक्चर को फ्लॉक कहते हैं। ये बहुत डेफिनेशन इसकी पूछी जाती है, फ्लॉक्स क्या होता है? तो बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मैस लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि वो जो देखिए मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ, ये जो ये जमा हो जाता है, ये यहाँ पे जैसे कि बड़ी बड़ी चीज़ें रुक गई, अब छोटे जो पार्टिकल्स आए वो यहाँ पे जमा हो गए, तो इसी को फ्लॉक्स कहा जाएगा। ठीक, तो ये इमेज में मैंने बताया, तो यही यहाँ पे लिखा गया, इसकी डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है, फ्लॉक्स की डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी। अब these microbes consume the organic matter and effluent. This reduce the BOD, BOD का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल, नहीं बायोकेमिकल, यानी कि बायोलॉजिकल भी उसमें दिया गया है काफ़ी किताबों में, और यहाँ पे जो एनसीईआरटी में है इसका फुल फॉर्म दिया गया है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है फुल फॉर्म के थ्रू, तो आप फुल फॉर्म इसका याद रखना, बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है वही चीज़ है, देखिए बीओडी का फुल फॉर्म दे दिया गया है। बीओडी का फुल फॉर्म, बीओडी क्यों यूज किया था? अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर वाटर। 1 लीटर वाटर में कितनी प्योर मात्रा होती है ऑक्सीजन की, वो उसका बीओडी को बताता है। ठीक है, मतलब प्योर, एक तरीके से प्योर मात्रा ही बीओडी को डिफाइन करती है, यानी कि जितना पानी आपका प्योर होगा उतना बीओडी कम होगा, जितना पॉल्यूटेड होगा उतना बीओडी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इट मेजर द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर को वाटर में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को ये रिप्रेजेंट करता है बीओडी। द ग्रेटर ऑफ बीओडी मोर द पॉल्यूटेड पॉल्यूशन, यानी कि बीओडी की मात्रा अगर ज़्यादा है तो यानी वो वाटर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, अगर बीओडी की मात्रा कम है तो वाटर थोड़ा सा प्योर है। ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे द एफ्लुएंट देन पास द सेटलिंग टैंक, सेटलिंग टैंक से पास किया जाता है एफ्लुएंट व्हेन द बैक्टीरिया फ्लॉक, फिर जमा हो जाता है। तो जमा होने के बाद दिस सेडिमेंट्री स्कट एक्टिवेटेड स्लज, जो जमा हो जाता है, जो ये देखिए आपको इसमें दिखाते हैं इमेज में, ऐसे नहीं समझ में आएगा, देखिए। तो यहाँ से कहा गया है पहले तो आप इफ्लुएंट को पास करेंगे, पास करने के बाद सेटलिंग टैंक में ये इकट्ठा हो जाता है, ये देखिए सेटलिंग टैंक में इकट्ठा हुआ, जो नीचे जम जाता है सब्सटेंस, गाढ़ा सब्सटेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा कचरा जो जम जाता है उसी को एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। ठीक, पानी के अंदर जो कचरा होता है, यानी कि सीवर लाइन का पानी हुआ जितना, वो सारा इकट्ठा होकर, शहरों का गंदा पानी हुआ, वो सब इकट्ठा होकर जब यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है टैंक में, तो जो नीचे जम जाता है उसी को एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं, यही यहाँ पे दिया गया है। ठीक, और स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज पम्प्ड बैक इन एरेशन टैंक ऑफ सर्व टू इनोकुलम, इसी को इनोकुलम भी कहते हैं। ठीक है, इनोकुलम कुछ कुल मिला के ये कहते हैं, जब इसको फिल्टर किया जाता है दूसरे टैंक में जाता है तो इस प्रोसेस को इनोकुलम कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं और क्या दिया गया सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में। ये कुछ चीज़ें दी गई हैं, कौन कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। रिमेनिंग स्लज और पंप इनटू लार्ज टैंक, फिर बड़े टैंक में भेजा जाता है। एरोबिक स्लज डाइजेस्टर होते हैं, तो इसमें सम एरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट बैक्टीरिया फंजाई स्लज बाय द प्रोडक्शन ऑफ गैस, जैसे कि मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, H2S होती है, CO2 होती है, और ये सारी गैस प्रोड्यूस होती है बायोगैस ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू। तो इफ्लुएंट रिलीज द नेचुरल वाटर बॉडीज एंड रिवर टू स्ट्रीम, यानी कि इस ये जब इफ्लुएंट होता है सारा प्योर करने के बाद ये इसको नदियों और तालाबों में, बड़ी बड़ी नदियों में भेज दिया जाता है। ठीक है, ये सारे पानी को, गंदे पानी को जब फिल्टर कर लिया जाता है, तो ये प्रोसेस पूछी जाएगी। सेकेंडरी ट्रीटमेंट की सारे स्टेप्स क्या होते हैं? पहले तो होता है प्राइमरी इफ्लुएंट, फिर होता है एरेशन टैंक में जाता है वाटर, फिर कांस्टेंट एग्रीएंट्स में, फिर एनारोबिक बैक्टीरिया और फ्लॉक्स कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर, ये सारे बैक्टीरियाज को डाल दिया जाता है ताकि सब सारी चीज़ें डाइजेस्ट हो जाएं। ठीक है, सारे गंदगी डाइजेस्ट कर लेते हैं बैक्टीरिया, बीओडी रिड्यूस हो जाता है, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाता है, जिससे कि पानी थोड़ा सा फिल्टर हो जाता है, गंदा पानी थोड़ा फिल्टर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इफ्लुएंट टू सेटलिंग टैंक में डाला जाता है, फिर फ्लॉक्स सेडिमेंट टू एक्टिवेटेड स्लज, इसको इस प्रोसेस को यहाँ से यहाँ भी पहुँचा सकते हैं, और डायरेक्ट ऐसे करने के बाद ऐसी भी आती है प्रोसेस अलग अलग तरीके से। ठीक है,
तो ये भी होता है। फिर एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाला जाता है, फिर एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट करते हैं स्लज को, फिर बायोगैस करके ये निकल जाता है, ठीक है। और जिससे कि नेचुरल वाटर बॉडी में इसको फेंक दिया जाता है। नेचुरल वाटर बॉडी रहती है, मतलब पानी थोड़ा शुद्ध रहता है, इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता। डायरेक्ट फेंकेंगे तो वो नदियों का पानी ज़्यादा गंदा हो जाएगा। तो ये देखिए सारी प्रोसेस दिखाई गई है पूरी इमेज के थ्रू। ये देखिए गंगा का पानी जैसे कि हुआ, गंगा में इतना वो करते हैं पॉल्यूशन, जैसे कि नहाते हैं वहीं पे सारा फूल पत्ती कचरा फैला दिया जाता है, जिससे कि गंगा बहुत ज़्यादा बेकार हो गई है। तो जो एक प्रोसेस चलाई थी, एक एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं एक एक्शन चलाया गया था, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू चला गया। द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज़ द इनेटेड गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान। इन ये नदियाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रही थी, तब गंगा एक्शन प्लांट और यमुना एक्शन प्लांट चलाया गया था, जो कि पॉल्यूशन को थोड़ा कम करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया इस एक्ट ने, ठीक है। ये बहुत पहले, आज से कम 10-20 साल पहले चलाया गया था। और देखिए क्या दिखाया गया है इसमें, कुछ चीज़ें और हैं। चैप्टर के एंडिंग तक हम लोग पहुंच चुके हैं। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ, ये देखिए मीथेन की बात की, मतलब बायोगैस किस चीज़ का मिक्सचर, मीथेन का। प्रोड्यूस बाय माइक्रोब एंड सच मिथनोजन मिथनोजन ग्रो द एनारोबिकली और सेलुलोजिक मटेरियल एंड प्रोड्यूस मीथेन अलॉन्ग विद CO2 H2O। एग्जाम्पल मिथनोजन बैक्टीरिया, यानी कि CO2 H2O और मीथेन, ये सब प्रोड्यूस करते हैं कौन, मेथनोजन बैक्टीरिया। मिथनोजन बैक्टीरिया इज फाउंड इन द एनारोबिक स्लज एंड ह्यूमन कैटल एंड सलो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिथनोजन बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, एनारोबिक स्लज में पाए जाते हैं, ह्यूमन यानी कि गाय भैंस के गोबर में मिथनोजन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और सेलुलोज, जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करती है, मिथनोजन स्टमक में पाई जाती है, किसके, एनिमल और कैटल के स्टमक में पाई जाती है। जो वो गोबर कर देते हैं उससे बहुत ज़्यादा मिथनोजन प्रोड्यूस होता है, जिससे कि गोबर गैस भी बनाई जाती है। बायोगैस इज़ यूज द कुकिंग एंड लाइटनिंग, देखिए मैंने आपको अभी बताया था, जो सप्लाई होती है गैस की घरों में पाइपलाइन के थ्रू, उसमें की गैस निकलती है, जो कि हम लोगों के खाना बनाने और लाइटिंग के काम आती है। कैटल ड्रग गोबर, यानी कैटल ड्रग मतलब डंग, मतलब गोबर, कंटेनर दीज बैक्टीरिया, सो डंग इज़ यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस, गोबर गैस, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि कैटल जो गोबर करते हैं, तो उसी उसी के अंदर से बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, क्या चीज़, मिथनोजन प्रोड्यूस करता है, और मिथनोजन किस चीज़ में काम आती है, वो गोबर गैस बनाने में काम आती है, ठीक है। तो और दिया गया, देखिए कौन सा, ये जो टैंक होता है सेटलिंग टैंक, ये कितने फीट का होता है, 10 से 15 फीट गहरा बनाया जाता है ये देखिए स्लरी, यानी कि जो अंदर इसके गोबर हो जाता है, गीला गोबर इसमें डाला जाता है, जिससे कि बायोगैस प्रोडक्शन होता है, ठीक। तो यही आपको दिया गया, वही चीज़ें बार बार दोहराई जा रही हैं। और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, यहाँ ये देखिए, ये जो दो आपको ये देखिए IARI और KVIC, ये फुल फॉर्म दिया गया है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका फॉर्म, ये इसका फुल फॉर्म है IARI का। और खाड़ी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन, KVIC का फुल फॉर्म है डेवलप टेक्नोलॉजी बाय बायोगैस की टेक्नोलॉजी इन लोगों ने इंडिया में प्रोड्यूस की थी, ठीक है, इसका प्रोडक्शन किया था। अब देखिए बायो कंट्रोल इज़ द यूज़, ये देखिए बायो कंट्रोल इज़ द यूज़ बायोकेमिकल मिथनोजन एंड कंट्रोल प्लांट डिजीज़ एंड पेट्स। ये बायो कंट्रोल जो होता है बायोलॉजिकल मेथड को बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है, तो जिससे कि डिजीज़ होने की थोड़ी संभावना कम होती है। देखिए लेडी बर्ड बीटल कंट्रोल एफिड, ड्रैगन फ्लाई कंट्रोल मॉस्क्यूटो, ये सारी बीमारियां फैल जाती हैं किससे, ये जो डिजीज़ फैलती हैं किसके थ्रू, माइक्रोब्स के थ्रू, या फिर कीड़ों के थ्रू जितनी डिजीज़ फैलती हैं, जैसे कि कीड़ों का एग्जांपल ये NCERT में दिया गया है, इसलिए यहाँ पे भी दिया गया है कौन कौन सी डिजीज़ किस चीज़ से, यानी कि बीटल ये कीड़े से होती है, ठीक है, एफिड्स ड्रैगन फ्लाई से हो जाती है, मॉस्क्यूटो से हो जाती है। Chemical pesticide is insecticide kill both useful and harmful organic and cause the pollution। केमिकल पेस्टिसाइड से और इंसेक्टिसाइड से बहुत सारे हार्मफुल ऑर्गेनिक पॉल्यूशन होते हैं, जो कि और इसमें दिया गया है बायो कंट्रोल मेथड आर नो सच एज प्रॉब्लम, बायो कंट्रोल मेथड ही एक प्रॉब्लम नहीं, और भी बहुत सारी केमिकल प्रॉब्लम्स हैं।
इस पे इतना दिया गया है। और देखिए बटरफ्लाई कैटरपिलर इसमें दिया गया, टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर जो है द ड्राई स्पोर ऑफ अवेलेबल स्ट्रेचेस स्टेट्स दिया गया, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड स्प्रे, यानी कि वाटर और स्प्रे में करते हैं। तो देखिए ये मैं आपको ऐसे समझा देती, एक सब्सटेंस दिया जाता है जो कि ड्राई और स्पोर टाइप का होता है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में होता है, उसको पानी में मिक्स करके पौधों में डालते हैं। कपास में ये ज़्यादातर डाला जाता है क्योंकि उसमें एक लार्वा होता है जिसका नाम है बैसिलस थ्रूजिएंसिस, ठीक है। तो वो लार्वा होता है, वो पूरा पूरा कॉटन को खा जाता है, जिससे कॉटन की खेती में बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ा। तो तो जो किसान लोग होते हैं, फार्मर लोग होते हैं, तो क्या एक एक सब्सटेंस होता है जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, उसको लेते हैं पानी में मिक्स करके पूरे कपास में छिड़काव कर देते हैं। तो वो जो एक लार्वा होता है वो आके जब उसको खाता है, वो एक स्पोर लाइक तो होता ही है पाउडर, तो जब उसको खाता है आके तो उसके ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके छेद कर देता है, वही जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है उसके ये जो लार्वा दिया गया इसकी इंटेस्टाइन में जाके छेद कर देता है, जिससे कि लार्वा मर जाता है। लार्वा मर जाता है तो फिर कॉटन की जो फसल है उसको ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाता, तो यही छिड़काव किया जाता है। यही बात इसमें इस पूरे पॉइंट में लिखी, ड्राई स्पोर बिट available the stretcher mix the water of a spray on the vulnerable plant basic the fruit tree and eaten by the caterpillar the gut and toxic release the larva get killed, यानी कि फिर वो मर जाता है कौन, लार्वा, ठीक। ये जो दिखाया गया है ये जो बैसिलस थ्रूजिएंसिस के पेट में जाके छेद कर देता है इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये जितनी ये जो आपकी बीटी कॉटन है सारी बच जाती हैं, यानी कि खेती अच्छी हो जाती है। साइंटिस्ट हैव इंट्रोड्यूस बैसिलस थ्रूजिएंसिस टॉक्सिक जीन आर प्लांट एग्जांपल बीटी कॉटन, ठीक है। किस चीज़ में ये नष्ट करता है, किस चीज़ को, तो बीटी कॉटन को करता है। ट्राइकोडर्मा फंगस के बारे में कुछ दिया गया है, देखिए आप इसको पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आईपीएम, ये देखिए आईपीएम भी फुल फॉर्म आप याद रख लेना, आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आईपीएम का फुल फॉर्म होता है। तो यही कुछ चीज़ें इसमें इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट थी। और देखिए हाँ ये दो दो चीज़ें, दो तीन चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है, ठीक। देख लेते हैं इनको भी। बायो फर्टिलाइज़र आर ऑर्गेनिज्म, ये देखिए ऑर्गेनिज्म दैट इनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी, बायो फर्टिलाइज़र है जो कि प्लांट की क्वालिटी को, सॉइल की क्वालिटी को अच्छा करते हैं। प्लांट और सॉइल की यानी कि प्लांट मतलब पेड़ की, सॉइल मतलब मिट्टी की क्वालिटी को अच्छा करते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत अच्छे बायो फर्टिलाइज़र होते हैं। राइजोबियम जो दिया गया सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इन रूट नोड्यूल लेग्यूमिनोज प्लांट फिक्स ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में काम देता है। ये रूट नोड्यूल में बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फ्री लिविंग बैक्टीरिया और सॉइल, फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में होते हैं, कौन कौन से होते हैं बहुत पूछा जाता है। और ये भी पूछ लिया जाएगा राइजोबियम बैक्टीरिया हो तो किस टाइप का बैक्टीरिया, तो ये आपको बताना पड़ेगा, ये है सिम्बायोटिक टाइप का बैक्टीरिया। और ये जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है वो कौन सा है, जो स्पाइरलम है और एजिटोबैक्टर है फ्री लिविंग बैक्टीरिया, ठीक है। फ्री लिविंग पूछ लिया जाएगा तो ये दो ऑप्शन में टिक करने होंगे आपको। इसमें रिच सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कंटेंट होता है सॉइल में, ठीक, मतलब सॉइल के नाइट्रोजन कंटेंट को ये बढ़ाते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन फंजाई, ये ग्लोमस होता है, ठीक है। ये सिम्बायोटिक एसोसिएटेड फंजाई कौन होता है, ग्लोमस होता है, इसका नाम माइकोराइजा, ठीक है। माइकोराइजा ग्लोमस विद अ प्लांट फंगस गेट फूड फ्रॉम प्लांट, ठीक है। फंगल फिलामेंट आर प्लेटफॉर्म ऑफ फॉलोइंग, ये देखिए दिया गया एब्जॉर्ब फास्फोरस, ये फास्फोरस को एब्जॉर्ब करता है सॉइल में। और ये गिव रेजिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजन, पैथोजन के लिए रेजिस्टेंट होता है। तो ये दिया गया ये सॉइल की सैलिनिटी को बढ़ाता है और गिव ओवरऑल इंक्रीज द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट को ग्रोथ करता है और डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है। साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको कहा जाता है, ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब होता है। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एग्जाम्पल एना बीना नॉस्टॉक और अस्लेटेरिया, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दिया गया है, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा साइनोबैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं वो होते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया और नॉस्टॉक और ऑस्लेटेरिया, ठीक है। ये हो गया। और ये भी ऑप्शन आप, ये भी पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। तो थैंक्स
इस चैप्टर को देखने के लिए, और आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर। उस वाले चैप्टर के बाद अगर आप इसको भी देख लेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ा ली हैं और आपको सब चीज़ें इसी चैप्टर में मिल जाएँगी, इसी वीडियो में मिल जाएँगी। माइक्रोब वाले में, माइक्रोब से रिलेटेड एमसीक्यू मैंने उस वाले वीडियो में करा ही दिए थे आपको, पहले वीडियो में। इसका लिंक भी मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में ऐड कर दूँगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।